चलिए आर्मी लवर फिरदौस सभी क्वेश्चन लगाइए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये तुम लोग क्वेश्चन क्यों लगा लिए, क्योंकि तुम लोग विविध पढ़े होंगे और अभी के न्यूज पढ़े होंगे, अपडेट होंगे। भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक ना। राष्ट्रपति बनी है महिला राष्ट्रपति। पहली महिला अगर राष्ट्रपति पूछे मात्र तो प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाती, लेकिन ये पहली महिला राष्ट्रपति पूछ रहा है, इसलिए आपको आदिवासी में द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब तुम लोगों से यही क्वेश्चन पूछता कि सर जी सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, सिवान जिला से अपने थे, बिहार के, ये भी याद रखिएगा। चलो, तो जैसे जैसे क्वेश्चन सही होगा तुम लोगों को जो कमेंट बॉक्स में लगा रहे हैं कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, और जो कॉपी पर लिख रहे हैं कॉपी पर अपना लगा रहे लगाइएगा। बाद में लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों का होमवर्क कैसा रहा, कैसा आप लोग क्यूज में कितना आप लोग क्वेश्चन किए। दूसरा देखो, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला। तो भारत रत्न की शुरुआत कब किया गया था, तो भारत रत्न की सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है भारत में, वो 1954 में शुरुआत किया गया था भारत रत्न का, ठीक। कब, तो 1954 में शुरुआत किया गया था, ठीक। इसमें देखो कि 1954 में जो शुरुआत किया गया था, इसके साथ ही एक शुरुआत किया गया था कौन कौन, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये भी शुरुआत किया गया था, ठीक। लेकिन इस समय 3 लोगों को पुरस्कार मिला था। सबसे पहला पूछे तो एस राधा कृष्णन को मिला था, दूसरा पूछे राजगोपालचारी को मिला था, तीसरा पूछे तो वेंकट रमन को मिला था। 3 लोगों को सबसे पहले मिला था। और भारत रत्न से सम्मानित होने की प्रथम महिला अगर पूछ ले तो ये हो जाएंगे आपको श्री इंदिरा गांधी। श्री इंदिरा गांधी जो पहली महिला पीएम भी है, पहली महिला पीएम भी है, इसे याद रखिएगा। पहली महिला पीएम जो है ये श्रीमती इंदिरा गांधी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहां देखिए 3 देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। सभी लोग अपना इत्मीनान से पानी, कलम, कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, लगाइएगा क्वेश्चन। ये समझिए कि आप लोगों के लिए जो शुरुआत किया गया है ये आपको, फिर आपको थ्योरेटिकल भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, बट अभी ये होमवर्क वाला सेशन भी आप लोगों को चलते रहेगा। सो डोंट वरी, अभी होमवर्क वाला सेशन चलेगा। कल या परसों से आप लोगों का मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप लोगों को एंगेज करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन याद रखिएगा महिला के तौर पर, एक 1917 का अधिवेशन, एक 1925 का अधिवेशन। 1917 का अधिवेशन अगर पूछे तो ये आपको किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपको किससे, तो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो अधिवेशन जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। ये कोलकाता का अधिवेशन था। किसका अधिवेशन था, कोलकाता का। और वो 1925 का जो अधिवेशन था ये किसका था, ये भी कानपुर का था, ये कानपुर का अधिवेशन था। अब ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, और बेसिक सी बात है जब भारतीय महिला पूछे तो आपको लगाना होगा कौन सी, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू क्या थी, यहां पर आंसर जो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। यूपी की पहली आपको महिला सीएम भी बनी थी। यूपी की पहली महिला क्या थी, सीएम बनी थी, पहली महिला सीएम बनी थी, ये भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जस्ट इसके आपको नीचे एक जाइएगा तो 1924 में अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था बेलगांव अधिवेशन, जो कि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया था। बेलगांव अधिवेशन के मात्र एक अधिवेशन जिसका महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया है, बेलगांव। और बेलगांव कहां पर स्थित है, ये कर्नाटक में। अध्यक्षता होता क्यों था, अध्यक्षता में देखा जाता था जो लोग डिमांड करते थे उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए, कि डिमांड हमारे देश में भी चल क्या रहा है, जो आपको अंग्रेजों को भगाना है तो किस तरीका से भगाना है, राष्ट्रवाद को कैसे आगे बढ़ाना है। जैसे अभी भी सम्मेलन नहीं होता, अलग अलग पार्टियों का देखिएगा सम्मेलन होगा, अलग अलग गुटों का सम्मेलन होगा, और वो आर्टिकल 19 के तहत होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो जब भारतीय सिनेमा शुरुआत हुआ था, जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार माफ करना, जब दादा साहब फाल्के जी सबसे बड़े सिनेमा आपको बनाए थे, मतलब सिनेमा बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जब शुरुआत किए थे तो उस समय जैसे अभी अभिनेत्री का इज्जत है ना कि हीरोइन हीरो, ऐसा कुछ नहीं था। पहले अभिनेत्री भी भारत में नहीं मिल पाती थी। पहले क्या होता था, जो नचनिया होती थी, जो तबायत होती थी, वही एक्टिंग करती थी। पहले के आप देखोगे पूरा इतिहास निकालकर फिल्म का, तो इस सब आपको देखने को मिलेगा। अभी ना तुमको हीरो हीरोइन का मेकअप लगा कर वैल्यू बढ़ गया है, 6 पैक बनाकर ही कर, पहले वैसा नहीं था। फिर बाद में जैसे जैसे आगे गया जैसे आजादी के बाद एकदम बूम हो गया। बूम कहने का मतलब कि एक्टिंग में सब लोग जाने लगा, क्योंकि एक्टिंग में ज्यादा पैसा मिलने लगा, ज्यादा नाम मिलने लगा। तो ये देखोगे भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री जो बनी थी ये देविका रानी बनी थी। और इनका अगर इंटरव्यू देखोगे, मतलब ये बहुत, मतलब हम लोग से तो बहुत पुरानी है ना, इनका अगर इंटरव्यू तुम लोग खोल के देखते तो ये सच्चाई बताई थी कि उस समय आपको जो अभिनेत्री होती थी उसे किस नजर से देखा जाता था। मतलब ऐसे भले
पर्दा में लोग देख रहे हैं, जैसे ही आ जाता हाँ हाँ मतलब दूर से मतलब कोई वैल्यू नहीं था, इस बात ध्यान रखना। अभी कैटरीना कैफ आ जाएगी तो तुम लोग उछल उछल कर भागने लगोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, देविका रानी। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है ये आपको बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, आपको प्रथम मिला हुआ है, प्रथम महिला है, प्रथम पुरुष है, प्रथम अन्य है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं विविध से मिसलिनियस से। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का आपको नाम बताना है। ये थी कौन? ये अपना कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला थी, ये याद रखिएगा। अगर पूछे आप लोगों से कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से स्टार्ट होता है, देखते हैं तुम लोग कितने अच्छे से पढ़ाई किए हो। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। सभ्यताओं क्या होता है कि जैसे बहुत से लोग मिलकर एक इकट्ठा अगर रहने लगते हैं, अगर हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो कुछ उन लोगों में सामंजस्य आ जाता है, कुछ उन लोगों का सोच बराबर हो जाता है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, क्या व्यापार करना है, क्या रिलेशन रखना है, किससे रिलेशन रखना है, बस सिंपल से समझ लो यही आपको जो बहुत से लोग मिल जाते हैं तो सभ्यता बन जाता है। जैसे घर में एक सदस्य होते हैं, ब्याह हो जाता है, 2 हो जाता है बाल बच्चा, 2 बाल बच्चा होता है, फिर ओकरा बढ़ जाता है, फिर ओकरा समाज में मिल जाते हैं, फिर समाज ले गाँव में मिल जाते हैं, गाँव से फिर देखिएगा शहर में मिल जाते हैं, ऐसे कनेक्टिविटी बड़ा बड़ा होते रहता है, ठीक। तो वैसी सभ्यता में भी था। सिंधु घाटी पहले लोग घुमड़कर थे, इधर उधर रहते थे, इधर उधर रखते थे, फिर एक जगह रहने लगे तो उनका स्वभाव मिलने लगा, स्वभाव जब मिलने लगा, बात मिलने लगा, सोच मिलने लगा, व्यापार होने लगा, देन वो सभ्यता में रूपांतरित हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बताना है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है, ऐतिहासिक हो गई, क्योंकि ऐतिहासिक विवरण इसका तो मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं गया, ठीक ना। आदि ऐतिहासिक थी, क्या थी ये बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर क्या लगा रहे हो तुम लोग? टेलीग्राम पर ही टेस्ट दीजिए सर। चलिए क्वेश्चन लगाइए पहले, टेलीग्राम पर टेस्ट जो इसका पीडीएफ मिलेगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। लगाइए क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। स्टडी मोड के टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, वहां से आप लोग देख लिया कीजिए। आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता मतलब कि इसका ऐतिहासिक विवरण तो उपलब्ध है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक ना। ऐतिहासिक विवरण तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि इस समय कांसा का उपयोग होने लगा था, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसे भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत इसमें से क्या है आपको बताना है। शिलालेख है, पक्की मिट्टी के मुहरों का अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है। ये बताओ इसमें से कौन होगा। बहुत से लोग क्या करेंगे, हड़प्पा सभ्यता आप लोग सभी लोग पढ़ लिए ना, बट बहुत से इसमें 90% लोग क्वेश्चन को गलत लगा देंगे। अब ये मुझे बताओ कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से क्या तुम्हारा सब चीज क्लियर हो जाता, या हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो तुम लोग गलत नहीं लगाते। एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखना बहुत से लोग गलत लगाएंगे, बहुत से इसमें लोग गलत लगाएंगे। मैं तुम लोगों का आंसर देख रहा हूं, चलो लगाओ ये क्वेश्चन, मैं आप लोगों का आंसर देख रहा हूं सभी। देखो लगभग इसमें जो लगा रहे हैं, लगभग देखो डी लगा रहे हैं, लगभग इसमें क्या लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं, कोई बी लगा रहा है, कोई डी लगा रहा है। अभी तक देख लो सभी लोग या तो बी, एक इसमें है मिथिलेश कुमार जो उन्होंने सी लगाया है, मिथिलेश कुमार कैरी ने सी लगाया है। तो यहां पर ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो सभ्यता है ये आपको जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें ये पूछ रहा था आंसर, ठीक ना। बहुत अच्छा। तो जो लोग भी आपको सी लगाए हैं, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई हुआ था ना भाई, सभ्यता अंदर दबा हुआ था, पुरातात्विक खुदाई हुआ था। शिलालेख देखोगे आपको अशोक ने आपको जारी किया था, शिलालेख अशोक जारी करने लगता है, यानी कि बाद में जाकर शिलालेख मिलता है। पक्की मिट्टी के मुहरे जो होता है ये बाद में मिलने शुरुआत होता है। मृदभांड मिल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में, मुहर नहीं, ठीक ना। तो उपयुक्त में से सभी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी, जो उसमें से सामान निकला था उसके अकॉर्डिंग ही इसका पता चला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज हुई थी 1921 में, 1921 में हुई थी। ये आपको डेट भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, यानी हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो 1921 में दयानंद साहनी ने किया था, ये तो आप लोगों को बात पता ही होगा। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है सभ्यता, ठीक ना। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि हड़प्पा मतलब कि हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, ये तो आप पढ़े होंगे। हड़प्पा जो हो जाएगा ना, ये बड़ा साइट हो जाएगा इंडिया के बाहर, और इंडिया के अंदर जो बड़ा साइट हो जाएगा यानी सभ्यता का, वो राखीगढ़ी हो जाएगा। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसको आर्य से पूर्व मतलब कि वैदिक सभ्यता से पूर्व क्यों रखा गया था, क्योंकि इस समय मृदभांड प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था इस सभ्यता में, क्या हुआ था, मृदभांड प्राप्त हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड बड़े स्तर पर प्राप्त हुए हैं और मृदभांड जो ये थे ये लाल कलर के मुख्यतः हुआ करते थे। ठीक, आगे चलते हैं, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? देखो आ गया ना, किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता बताओ किस युगीन सभ्यता थी? तो इस समय कांसा का उपयोग होता था ना, तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी बताओ? तो ये हो जाएगी कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि कांस्य युगीन। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का अवशेष नहीं मिला है बड़े स्तर पर, यानी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं इसमें से किससे परिचित नहीं थे? तो आंसर देगा आपका लोहे का। क्यों? क्योंकि उसमें अभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी हड़प्पा सभ्यता से लोहा का अवशेष नहीं मिला है, कुछ जगह से थोड़ा थोड़ा लोहा का अवशेष मिला है, बट ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? कांस्य युगीन सभ्यता होगा। ठीक ना, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर पूछता है कि का लोहा का उपयोग होता था तो आप लोगों को लगाना है मतलब ना, अगर मतलब बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लेवल तक क्वेश्चन पूछता है तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद बताना है आपको, जो कि हड़प्पा का उत्खनन किए थे और जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। ये सबसे पहले उत्खनन किए थे लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। देखो जब ट्रेन बिछाया जा रहा था ना, ट्रेन की पटरी देखो जो 1853 के समय में देखोगे, या उससे पहले ही ट्रेन की पटरी बिछाने शुरू हुआ था, उस समय जब ये बिछाया जा रहा था तो बड़ा बड़ा टीला था, उसको खोदा गया तो देखा गया अरे भैया इसके अंदर तो विस्तृत सभ्यता है, तो वहीं आपको सभ्यता मिला था, लेकिन इसकी जानकारी आपको जो पता तो चला लेकिन ये इसका महत्व नहीं समझ पाए। अलेक्जेंडर कनिंघम ये इसकी महत्व नहीं समझ पाए। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर कनिंघम ये इसकी महत्व नहीं समझ पाए थे। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यह बताना है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, अलग अलग जो विश्व में और भी सभ्यता थी, उस सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो ये भैया ग्रीक की सभ्यता जो आता है ये तो बाद में आता है ना, बाकी मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत अच्छा। कलम कॉपी लेकर आप लोग लगाइएगा तो और भी बेहतर होगा, गोला रंग रंग लगाइएगा, अगर ओमर सीट होगा तो और भी मस्त होगा, क्योंकि आप लोग का क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगा, और 100 दिन तक ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। शुतगोई जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश में स्थित है? शुतगोई जो है ये आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश में स्थित है। आप लोग कहिएगा कि सर जी इसमें से कुछ कुछ जो है हम लोगों के लुसेंट में क्राउन में नहीं दिया है, बट मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं बहुत से बुक को कंपाइल करता हूं, बहुत से बुक को ये देखता हूं, और ये मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन कंपाइल कर लेता हूं कुछ क्वेश्चन आपको हटकर भी डालना जरूरी होता है, यानी कि सब ये नहीं कि रट्टा बिदिया ही, जब रट्टा बिदिया सब होगा तो तुम लोग तो लगा ही लोगे, कुछ ऐसा होगा कि तुमको सोचने पर मजबूर करेगा, कुछ नया क्वेश्चन भी दिखाने की जरूरत है ना। यानी एग्जाम हॉल में ऐसा तो है नहीं कि सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा क्वेश्चन आता है, कुछ उठपटांग क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए टेस्ट में भी कुछ उठपटांग क्वेश्चन भी देखा करो, यानी कुछ जो होगा आपके सिलेबस से ऊपर या सिलेबस के नीचे से क्वेश्चन देखा करो, तब बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा। इसमें से अफगानिस्तान में स्थित है, कहां पर है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक ना, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये साइट है सभ्यता का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ये मिलान करना है, देखो आराम से, ये आराम से मिलान करो, देखते हैं कौन सा मिलान इसमें से करता है लड़का। ये देखो सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, और इसका आपको दिया हुआ है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी सीमा। तुम लोग बड़ी याद किए होंगे कि इसका पूर्वी कौन सा सीमा है, पश्चिमी कौन सा सीमा है, उत्तरी कौन सा सीमा है, दक्षिणी कौन सा सीमा है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी सीमा पूछे तो ये जम्मू कश्मीर या मांडा हो जाएगा यहाँ पर, ये तो एकदम मिलान सही हो जाएगा। ठीक ना, फिर देखो ये नीचे आंसर दिया हुआ है, बट अपने कॉपी पर मिलान करो, फिर मैं आंसर आपको दिखाऊंगा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी सीमा कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र के दैमाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के क्या हो जाएगा? दैमाबाद हो जाएगा। फिर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा, ये ठीक एकदम है, आलमगीरपुर में है, यूपी में है। ये कहाँ पड़ता है? आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। ठीक, फिर ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी सीमा सुतगंडोर हो जाएगा, ये सबसे पश्चिमी सीमा पड़ता है। तो ये आपको देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी पश्चिमी, ये सब तो पढ़े होंगे आप लोग, तो इसका मिलान एकदम सीधे सीधे हो गया, यानी एक फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, बी का ऐसे ही आपको मिलान हो गया। तो इसमें से आंसर भी देख लो, यही दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो एक आपको बी का, सी का, डी का, यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो आराम से आंसर लगा लेना। मिलान करने वाला भी क्वेश्चन दे देता है तो आराम से देखा करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो है इसका अर्थ क्या होता है? देखते हैं कौन कौन सही लगाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है। बताओ कौन कौन आंसर सही लगाएगा। बहुत अच्छा, लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का ए लगा रहे हैं मिथिलेश कुमार। ठीक,
सब लोग सही लगा रहा है। एक 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 देखो इसमें शालू प्रिया, इसका मतलब पढ़ाई नहीं की है। शालू प्रिया पढ़ाई करते हैं, प्लीज आप अपना देखिए। पीके यादव कम से कम होमवर्क जो मिलता है उसे देख लिया कीजिए। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। इस बात को भली भांति याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक साइट है और देखिएगा ये पाकिस्तान में भी पड़ता है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि मोहनजोदाड़ो मतलब होता है मृतकों का टीला। ये याद रखिएगा, यहां से बहुत से मृतक का टीला प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आ गया क्वेश्चन। सो मोहनजोदाड़ो जो स्थित है ये किस में स्थित है बताओ। मोहनजोदाड़ो जो है ये कहां पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो देखो भारत के गुजरात में नहीं भैया, भारत के पंजाब राज्य में नहीं भैया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो जो स्थित है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, ये आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत। मोहनजोदाड़ो पूछ सकता है किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोगों से क्वेश्चन ये भी नहीं पूछ सकता है कि मोहनजोदाड़ो जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, फिर क्या लगाओगे? तो मोहनजोदाड़ो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पाकिस्तान को जीवन रेखा कही जाती है। जैसे गंगा जो हो जाता है हमारे भारत के लिए जीवन रेखा हो जाता है, उत्तरी भारत के लिए, वैसे पूछे पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा कौन हो जाती है? तो सिंधु नदी हो जाती है, ठीक ना। तो सिंधु नदी घाटी के विकसित अवस्था निम्नलिखित, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुएं का अवशेष मिला है? यानी घर में क्या थे? कुइयां थे, कुआं था, ये याद रखिएगा। तो घर में कुइयां था, इसका अवशेष कहां से मिला है? लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा। घर में कुइयां का जो अवशेष मिला है ये कहां से मिला है? वाह, पढ़कर आए हो आप लोग। मोहनजोदाड़ो, कहां से कुइयां का अवशेष मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक ना। सी नहीं भैया, सी नहीं, इसका मतलब तुम लोग ये क्वेश्चन तुक्का लगा रहे थे। एक दूसरे का देखा देखी तुम लोग मत लगाओ। तो पहले नंबर, एक दूसरे का देखा देखी लगाओगे ना तो गलत कर दोगे। गलत खुद से करो लेकिन करो, लेकिन दूसरे का देखा देखी मत करो प्लीज। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है ये आपको बताना है। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदाड़ो, इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? अरे मोहनजोदाड़ो मूवी नहीं देखे हो? सिंधु घाटी सभ्यता में मगरमच्छवा मारने जाता है ऋतिक रोशन, नहीं देख लो तुम। बाढ़ आ जाता है तो खत्म हो जाता है। तो कहा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म होने का सबसे, जो सब लोग लगभग उस पर विश्वास करता है, वो कौन सा पक्ष माना जाता है? तो बाढ़ माना जाता है, ठीक। तो ये आपको बताना है। मूवी भी देखे रहते मोहनजोदाड़ो तो समझ में आ जाता। मोहनजोदाड़ो के सबसे बड़ा इसमें से कौन सा हो जाएगा? विशाल स्नानागार होगा, विशाल अन्नागार होगा, या स्तंभ हॉल होगा, या 2 मंजिला भवन हो जाएगा। ये तो याद होना चाहिए तुम लोगों को आराम से, इसका आंसर याद होना चाहिए। ये हो जाएगा विशाल अन्नागार हो जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा अन्नागार था, यानी कि उसमें अन्न रखा जाता था, ठीक। 6 लेयर में वो था, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? ये बताना है कौन सा स्थान जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का। देखो लोथल जो है ना, लोथ लोग भोगता है, लोथ लोग क्या करता है? भोगता है। ये गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये एक डॉकयार्ड है तो ये तो होगा नहीं। मोहनजोदाड़ो, देखो मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये है आपको सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है। फिर देखो कालीबंगा भी नहीं होगा, हड़प्पा भी नहीं है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी जो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदाड़ो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर ये जो सबसे सही लगाएगा उसको 2 चॉकलेट मिलेगा। ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है। यहां पर देखो ये दे रहा है, तो दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है और फिर बताना है इसमें से आंसर कौन सा होगा। चलो मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूं, यहां पर छोटा थोड़ा मैं कर देता हूं इसे। देखते हैं कौन से इसमें सही लगाता है। कोई किसी का चोरी नहीं करेगा, कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा। अब लगाओ इसका आंसर लगाओ। हाँ देखो, अरबी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। पहला नंबर दे रहा है कि अरबी भाषा में क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है जो होता है मृतकों का टीला। दूसरा क्या दे रहा है कि मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल बनर्जी ने की थी। तीसरा क्या दे रहा है कि मोहनजोदाड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया जाता था, पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया जाता। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य होगा, देखते हैं कौन सही लगा रहा है, ठीक ना। फिर उसका मैं देखता हूं, अगर वो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने सही लगाया तो समझ लो ये तुम्हारा IAS का क्वेश्चन पूछा हुआ है एकदम चौचक। वाह वाह, इतना लगभग सही लगा रहा है सब लोग। देख लो, चॉकलेट बॉय एगो है, एगो गीतांजलि कुमारी है, एगो, बस 2 लोग अभी तक हुआ है जो कि सही लगाया है। चॉकलेट बॉय और क्रेजी, एक 3 लोग हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें ध्यान से देखो, इसमें पूछ क्या रहा है, ये ध्यान से देखो। इसमें क्या पूछ रहा है कि अरबी भाषा में मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है, और ये चीज आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दिए बताओ,
जिसका नाम लिए वो गलत लगाया है। ठीक, एक बात ध्यान में रखना, मेरे में एक खासियत है कि मैं लास्ट में तुम लोगों को दिमाग पगलिया देता हूं। ये जो अरबी भाषा में नहीं है भैया, अरबी भाषा में मोहनजोदाड़ो नहीं है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? सिंधु भाषा में है। सिंधु भाषा में देखिएगा ये मृतकों का टीला होता है। तो पहला नंबर तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सिंधु भाषा में क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। फिर दूसरा देखो, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, एकदम सही बात है। फिर देखो तीसरा बात, मोहनजोदाड़ो नगर पश्चिम में दुर्ग, ओबीसी सी बात है, पश्चिम में दुर्ग का इस्तेमाल किया ही जाता था। बड़े दुर्ग का नीचे की तरफ एक आप लोग गरीब लोग रखते थे, दुर्ग पर धनिक लोग रहते थे। तो ये चीज तो बात सही है, ये दोनों बात सही है, यानी कि इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। और जो लोग सी लगा रहे थे, जिनका नाम लिखे हैं, वो कृपया कर मतलब चॉकलेट की भागीदारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो यहाँ पर, जो लोग भी बी लगाए हैं समझो बहुत अच्छे तरीका से किए हैं क्वेश्चन। आगे देखो 21 देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा का तुम लोग नाम जानते होंगे, कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। तो कालीबंगा मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को? कालीबंगा मतलब होता है काली चूड़ी, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए है? सो मिट्टी के पात्र के लिए। यहाँ पर बहुत से मिट्टी के पात्र मिला है। क्या है? मिट्टी के बहुत से पात्र मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, दिए गए स्टेटमेंट देखो और स्टेटमेंट देखकर इसका आंसर बताना है। दिए गए है स्टेटमेंट और ये आपको कथन को पढ़ो। फिर से आ गया तुम लोगों को चौवा छक्का मारने का समय, ठीक ना। ये स्टेटमेंट पढ़ो। ये देखो पहला स्टेटमेंट दिया है कि कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों का बना था। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों का बना था। ये देख लो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक ना। ये बताना है ये कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये लगाइए क्वेश्चन। हाँ, अब आगे चक आ गए ना। ये दे रहा है कौन सा, तुम लोग लगा रहे हो कौन सा बताओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ लोग इसमें से ये लगा, जयराम दास सही लगाया है, दीपांशु सी सही लगाया है, ठीक ना। ये 2 देखो, तो कालीबंगा के लोग क्या करते थे? एक ही खेत में बहुत से फसल उगाते थे, यानी कि 2 फसल उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन के कच्चे ईंटों से मिला हुआ है, ये बात सही है। और ये देखो कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे, मतलब चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए थे, 2 टीले मिले हैं। यानी उपरोक्त में से इसमें से सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। उपरोक्त में से सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है, धौलावीरा जो राज्य है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। धौलावीरा, ठीक। धौलावीरा ले देखोगे उन्नत आपको जो है जो पानी प्रणाली वाला होगा, आपको जल प्रणाली का उन्नत आपको देखोगे स्रोत मिला है, ठीक ना। कहां से? धौलावीरा था, इसलिए इसे विश्व विरासत स्थल में भी शामिल कर लिया गया है, ठीक। विश्व विरासत स्थल में भी इसे शामिल कर लिया गया है। तो धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है उसका नाम बताना है। तो बेसी सी बात है किस राज्य में होगा? जहां पर लोथल होगा, यानी कि जहां पर कहां होगा, ये बताओ धौलावीरा, सॉरी धौलावीरा किस राज्य में स्थित है बताओ। बहुत अच्छा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। लोथल मैंने अभी तुरंत बताया, तो मेरे लोथल जो होगा ये कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। और ये धौलावीरा भी कहाँ है? उन्नत आपको देखोगे, आपको पानी प्रणाली का आपको मिला है उन्नत, यहाँ पर ये याद रखिएगा। तो ये क्या होगा? जल प्रणाली वाला। तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। और लोथल भी क्या था? एक डोकयार्ड था जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों से विभाजित था? हड़प्पा का अक्सर देखा जाए तो 2 भागों में नगर विभाजित हुआ करते थे, लेकिन ये ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। इस नगर का क्या नाम था? इस नगर का वही नाम था जहां पर उन्नत आपको मतलब जल प्रणाली का साक्ष्य मिला हुआ है। ये जो बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ये 3 भागों में विभाग है, लगभग 2 भागों में सब जो होता है विभाजित होता था, ऊपर वाला नीचे वाला नगर, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 3 भागों में ये विभाजित है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 25 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? यह बताना है इसमें से कौन सा स्थल है जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सो घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है, लगाना है आप लोगों को क्वेश्चन। घग्गर नदी के किनारे जो स्थित है, मतलब घग्गर जो नदी है ये देखोगे इसके किनारे स्थित है बनवाली। बनवाली से क्या साक्ष्य मिले हैं? बनवानी से साक्ष्य मिला है हल नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, बनवाली। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये बताओ इसमें से कौन सा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं संबंधित है? आराम से लगा लोगे इसका तो आंसर। ये सिंधु घाटी सभ्यता में इस स्थल के बारे में तुम लोग नहीं पढ़े होगे, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है? इससे भी पहले का ये सभ्यता है, यानी इससे भी पहले का साक्ष्य मिला है। जब लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे उस समय का साक्ष्य मिला है। कहां से? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ हुआ, चिरांद हुआ, इससे पहले का ये सब साक्ष्य है। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से आपको संबंधित नहीं है, मेहरगढ़, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखो, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त
प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ मिला हुआ है। तांबे का रथ मिला हुआ है हड़प्पा काल के किस स्थल से हड़प्पा काल के तांबे का रथ मिला हुआ है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा। हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ मिला हुआ है ये देखोगे कहां से मिला हुआ है? दायमाबाद से मिला हुआ है। कहां से? दायमाबाद से मिला हुआ है। ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र दायमाबाद से मिला हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और जो कांसे के नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है ना, कांसे के नृत्य करती हुई मूर्ति, वो मोहनजोदारो से मिली है। इसे भी याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? लगाओ क्वेश्चन। अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर तुम लोग बढ़िया से सुनते होगे और बढ़िया से देखे होगे, बढ़िया से पढ़े होगे, तो ये क्वेश्चन के आंसर कोई गलती नहीं लगाएगा। और जो गलती लगाएगा इसका मतलब कि वो बढ़िया से पढ़ाई कर नहीं रहा है, बढ़िया से होमवर्क कर नहीं रहा है, ठीक ना। तो पहला नंबर इसका आंसर का 28 का कोई भी गलती नहीं लगाएगा। चलो 28 का बताओ कौन सा हो जाएगा? 28 लिख कर आंसर लगाओ, 28 लिख कर आंसर लगाओ, 27 नहीं 28। ये बताओ इसमें से कौन सा सही, मतलब कि ये बोल रहा है कि सही सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा? ये खाली बी काहे लिख रहे हो? 28 लिख कर कैरी बता रहे हैं 28 के बी, ठीक। बस आंसर ही बता दिए शुरू में। अब सब बी ए बताएगा, क्योंकि साफ बिहार में थोड़े ना कोनो सभ्यता के मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुत का गंडोर, जो ये बिहार में थोड़े ना स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपको मिलान गलत दिया हुआ है। बाकी देखो, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल, और दायमाबाद सबसे दक्षिण का महाराष्ट्र में हो जाएगा, और मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर वाला हो जाएगा, ठीक। और सबसे दक्षिण वाला जो हो जाएगा ये सुत गंडोर हो जाएगा, मतलब दक्षिण नहीं, सबसे पश्चिम वाला जो हो जाएगा शुतगंडोर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? लोथल बताओ किस नदी के किनारे स्थित है? ये बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, आज से 2 साल पहले देखोगे, 3 साल पहले जो एग्जाम हुआ था, कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथ होने पर क्या हो जाएगा? लोथ मतलब होता है कि तुम्हारा तोन बढ़ जाएगा, मुंह बढ़ जाएगा, मोटा जाओगे। तो लोथ लोग भोगता बहुत ज्यादा है, भोगने लगता है। तो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और ये एक डॉकयार्ड है, यानी कि ये बंदरगाह था। इस जगह से लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, अलग अलग सभ्यताओं के जो जगह से व्यापार किए जाते थे, ठीक ना, अलग जगह पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, लोथल। ये कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? अब यहां पर तुम लोग को बुद्धि थोड़ा भी, अगर मुद्रा की बात हुआ, फारस की मुद्रा, यानी फारस मतलब ईरान, इराक वाला, जो ईरान वाला क्षेत्र से अगर व्यापार करना है तो समुद्री क्षेत्र से व्यापार होता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से डॉकयार्ड होगा जहां से लोग व्यापार करने आते होंगे, तो वहीं पर तो मिलता होगा ना, ये सबका साक्ष्य मिलेगा। यानी कि हड़प्पा सतह फारस की मुद्रा का, तो फारस की मुद्रा कहां से मिलेगा? जहां पर लोग आते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोथल हो जाएगा, लोथल। क्योंकि लोथल में क्या होते थे? अलग अलग देशों से लोग आते थे नाव चलाकर, और वहां पर अपना मुद्रा का इस्तेमाल करते थे, इसलिए यहां पर मुद्रा का साक्ष्य मिला हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा, लोथल से। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? सो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? कल मेरे से कोई स्टूडेंट पूछा था कि सर जी सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की भी पहचान क्या नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, अपना लिखता था राइट से लेफ्ट की तरफ जाता था, फिर नीचे से आपको देखोगे लेफ्ट से राइट की तरफ मुड़ जाता था, ठीक ना। और वो चित्रात्मक था, यानी कि जो चित्र है वो प्राप्त किया गया है, उसका कोई मतलब बन नहीं रहा है अभी, इसलिए उसको अभी पढ़ा नहीं गया है। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक सभ्यता थी। आगे देखो क्वेश्चन 31 देखो, मतलब उनकी जो आपको लिपि थी, जो अपने से समझते लोग समझते होंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम आपको बताना है, ठीक। बहुत अच्छा, सौरभ पांडे क्वेश्चन लगाइए प्लीज। लेट मत होइए आप लोग, लेट हो जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये हो जाएंगी आशा पूर्णा देवी। कौन हो जाएंगी? आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पाने वाली प्रथम जो महिला थी, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, भारत की प्रथम महिला IAS कौन है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, IAS होता है, एक IPS होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। एक होता है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। एक होता है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये ऑल इंडिया सर्विस में अंतर आता है, अखिल भारतीय सर्विस के अंतर्गत 3 सर्विस आपको आते हैं। और ये देखोगे कि ये जो हो जाएंगे IAS, IPS और IFS, ये देखोगे इसमें सबसे पहले पूछता है कि IAS कौन थे, तो IAS थी बनी थी, ये बनी थी अन्ना जॉर्ज। फिर पूछता है सबसे पहली महिला IPS कौन थी, तो ये थी किरण बेदी। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो 1907 में देखोगे कि जर्मनी में ये देखोगे कि ये सबसे पहले जो झंडा फहराई थी मैडम भीखा सी कामा फहराई थी, ये भी याद रखिएगा स्टुटगार्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 32 के आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखो, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो
लोकसभा अध्यक्ष देखिए, जैसे कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद भी महिला ही बनी लोकसभा के अध्यक्ष। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो बनी थी अपने सासाराम क्षेत्र से, यानी सासाराम संसदीय क्षेत्र से बनी थी। इनका संसदीय क्षेत्र कौन था? कांग्रेस की सीट से थी, ये सासाराम था, और वहां से अब बनी थी। यहां पर देखिएगा इनको फिर चुना गया था पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, पहली महिला। अभी जो है, अभी कौन सा है? अभी 17वीं लोकसभा है। अभी कौन सी है? 17वीं लोकसभा। इसकी चुनाव देखोगे 2019 में हुआ था, 19 में हुआ था, और ओम प्रकाश बिरला जो है अभी इसकी अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के बारे में देखोगे आर्टिकल आपको एक मिनट, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में न पढ़ने को मिलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। उच्च न्यायालय में भारत के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्च न्यायालय में भारत के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का आपको नाम बताना है। भारत के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। तो उच्च न्यायालय यानी कि ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है, यानी कि हाई कोर्ट। अभी टोटल देखा जाए अभी के डेट में देखो तो 25 हाई कोर्ट है, ठीक नहीं? ये ध्यान में रखिएगा। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे कौन सी? लीला सेठ हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी बताइए? 34 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, लीला सेठ हो जाएंगे। कहां के बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश के बनी थी। आगे चलते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 35 देखो। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की, ये भी देखो दरोगा में क्वेश्चन पूछ दिया था। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव का नाम बताना है। प्रथम महिला सचिव का नाम बताना है राज्यसभा का, तो ये आपको बताना है। इसमें क्या बुद्धि लगाना है भैया? बस याद कर कर आना है, पढ़कर 2-3 बार आना है। तो ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा BS रामा देवी। BS रामा देवी बनी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको C हो जाएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? आ गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, तुम लोग बार बार जो खोज रहे थे वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, ठीक ना। इसमें से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है जिसका बंदरगाह शहर था? यानी वहां से व्यापार होता था, यानी वहां से जो नाव थे वो चलते थे, और जो क्षेत्र था वहां से व्यापार हुआ करता था। ये देखोगे लोथल हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे लोथल गुजरात में स्थित है। ये आपको बंदरगाह था। एक शुटकोदता था, वो भी बंदरगाह था, वो भी गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर B हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। शुटकोटता की खोज किसने किया था? आ गया, शुटकोटता जो था इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 लगाइए। शुटकोटता जो था इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक, बताइए। सुरकोटदा के बारे में बता रहा है। ये सुरकोटदा जो है ना, ये आपको गुजरात वाला के बारे में बता रहा है। शुतगंडोर के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक, जो पाकिस्तान में स्थित है उसके बारे में नहीं ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो सुरकोटदा के बारे में पूछ रहा है, तुम लोगों को बुक में भी नहीं दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। JP जोशी ने किया था। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? JP जोशी द्वारा किया गया था। इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। किस स्थल से एक युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? यानी कि युगल सावधान का जो साक्ष्य मिला है ये कहां से मिला है? युगल सावधान जो है इसका साक्ष्य जो मिला है, यानी कि मतलब 2 लोगों को एक साथ ही आपको जो दफनाया हुआ साक्ष्य जो मिला हुआ है, ये कहां से मिला है? तो ये मिला है लोथल से। लोथल यही गुजरात से आपको युगल सावधान का साक्ष्य मिला हुआ है। इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। ये देख लो, खोजकर्ता है और नाम दिया हुआ है। ये तो आसान क्वेश्चन है, बताओ इसमें से तुम लोग टिक लगाओगे। आंसर नीचे दिया हुआ है, देखो इधर स्थल है, इधर खोजकर्ता है। अब बताओ इसमें से आंसर कौन हो जाएगा? नीचे आंसर ये दिया हुआ है, ये देखो मिलान करने के लिए दिया हुआ है, बट यहां पर तुम लोग मिलान कर लोगे तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहां पर मिलान कर बताओ क्या होगा। देखो, हड़प्पा जो खोज किया गया था, मोहनजोदारो खोज किया गया था, चनहुदड़ो खोज किया गया था, लोथल खोज किया गया था। 4 दिया हुआ है, चारों का आपको नाम बताना है, ठीक ना। इसका बताओ नाम। देखो, पहला नंबर यहीं से स्टार्ट करो। चुनहोदड़ों की खोज किसने किया था? तो गोपाल आपको मजूमदार द्वारा किया गया था। फिर देखोगे कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा की खोज दयानंद साहनी ने किया था। फिर देखोगे मोहनजोदाड़ो की खोज किसके द्वारा? हड़प्पा की खोज किया गया था। बताओ, हड़प्पा की खोज दयानंद साहनी ने किया था। मोहनजोदाड़ो की खोज देखोगे जस्ट उसके बाद ही करोगे, एक साल बाद ही खोज किया गया था। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, राखलदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी द्वारा। तो इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा, जो गुजरात में स्थित है, इसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले का आपको क्या आ रहा है? पहले के आ रहा है तीसरा, पहले का तीसरा आ रहा है, और दूसरे का क्या आ रहा है? दूसरे का आपको देखिए मतलब कि B का फर्स्ट आ रहा है, यानी A का 3 आ रहा है, B का फर्स्ट आ रहा है। A का 3 आ रहा है, B का फर्स्ट आ रहा है। A का 3 है, B का फर्स्ट है। देख लो, एक ही ऑप्शन में उपलब्ध है। A का 3 है, B का फर्स्ट है, एक ही ऑप्शन में उपलब्ध है। वो ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर A हो जाएगा। मतलब कि
वो एलिमिनेट कर भी लगा सकते थे अगर थोड़ा भी जानते हो। ये भी देखो सूची मिलान करने वाला आ गया, ठीक ना, ये भी सूची है जो कि मिलान करने वाला है। सूची दिया है, हड़प्पा स्थल दिया है, उसकी स्थिति पूछ रहा है, यानी कि ये किस राज्य में स्थित है ये बारे में पूछ रहा है। चलो इसको छोटा और कर देते हैं। अब बताओ, ये बताओ किस किस राज्य में कौन कौन स्थित है, ये इसका आंसर बताना है। थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं, चलो लगाओ आप क्वेश्चन। मांडा दिया है भाई आराम से ये सब तो क्वेश्चन तुम लोग लगा लोगे, ठीक ना। मांडा जो दिया हुआ है ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दायमाबाद जो दिया हुआ है ये कहां पर हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। कालीबंगा जो दिया है, कालीबंगा क्या हो जाएगा, काली चूड़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। और काली चूड़ी यानी कि राजस्थान हो जाएगा, कालीबंगा। तो देख लो इसमें भी मिलान कर लो। ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर देखो कालीबंगा मतलब कि सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा सी निकल कर आ जाएगा। मिलान करना था, अगर एक दो भी जानते हो तो अच्छे से मिलान आप लोग कर लोगे। आगे देखो ये भी क्वेश्चन देखो कि अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला का आपको नाम बताना है। लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम आपको बताना है। बहुत अच्छा। अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला थी नीरजा भनोट। अरे नीरजा तुम लोग नहीं देखो हो, फिल्मिया नहीं देखे हो। नीरजा फिल्म एगो नहीं आया था जी, और उसमें हीरोइनिया थी जो प्लेन को हाईजेक कर लिया गया था, ठीक ना, वो फिल्मिया नहीं देखे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें आपको पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला जो थी भारतीय राजदूत कौन बनी थी। तो ये बनी थी, कौन बनी थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और इनका क्या नाम था बताना है। तो इनका नाम था, आपको बताओ, विजया लक्ष्मी पंडित। कौन नाम था बताओ। बहुत अच्छा, विजय लक्ष्मी पंडित। ये सबसे पहले आप देखोगे यही संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सभा है उसमें बोली भी थी महिला, ये थी। इसके आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। सो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम आपको भारतीय महिला, ये अब कहोगे सर जी ये भी हुआ है क्या कि नोबेल पुरस्कार भी मिला है किसी को क्या। हाँ भैया मिला हुआ है, ये लगभग 1987 के समय की आई थिंक बात है, ठीक। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कौन सी, मदर टेरेसा। फिर इनको बाद में देखिएगा भारत रत्न भी दिया गया था 2 साल बाद ही। तो ये मदर टेरेसा जो थी, इनको सबसे पहले मिला था शांति के क्षेत्र में, ये भारत की पहली महिला है। और वैसे याद रखना कि भारत के पहली जो आपको मिला था नोबेल पुरस्कार, वो गीतांजलि के लिए मिला था, 1913 में मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, ये भी याद रखिएगा। फिर विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में सीवी रमन को मिला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी, सबसे पहली महिला पूछे जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी भारतीय, तो वो हो जाएंगे विजेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाले सबसे आपको देखेगा तो ये हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, संतोष यादव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संतोष यादव हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला क्या है। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएंगे बताइए। एशियाई खेल में सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीती थी, इनका नाम था कमलजीत संधू। कमलजीत संधू था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो 46 देख लो, मिलान करना है, सुमिलित करना है, सूची दिया है, सूची 2 दिया है। अब इसको आपको क्या क्या मिला हुआ है, कहां से कौन सा आपको चित्र मिला हुआ है, मतलब क्या चीज मिला हुआ है, कहां से आपको मिलान करना है। लगाओ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा, बहुत, ये मिलान करना है। देखो ये मिलान करना है, नीचे की तरफ आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो आंसर दिया हुआ है, ठीक। इसमें से आंसर कौन होगा, जैसे ये मिलान करना है तो सबसे पहले हम लोग मिलान ही कर लेते हैं, तो आंसर देखने की क्या जरूरत है। ये नीचे ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले मिलान ही कर लो। देखो सबसे पहले मिलान देखो तो हड़प्पा दुख देखोगे, हड़प्पा से क्या मिला है, सावधान R37, ये जो आपको मतलब कि ये जो नाम दिया गया है, ये चीज मिला हुआ है हड़प्पा से, ये तो मिला हुआ है। लोथल से क्या मिला हुआ है, गोदीवाड़ा मिला है, या गोदीवाड़ा मतलब कि आपको बंदरगाह बात कर रहा है। कालीबंगा से मिलोगे, जूता हुआ खेत मिला है कालीबंगा से। और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली हुई है, ये तो मैंने आपको बताया ही। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। मतलब ए फर्स्ट, बी आपको जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, सी 4 हो जाएगा और डी 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख लो आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर देखो ए का फर्स्ट, बी का, ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर डी हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सी का 4 आपको आ रहा है ना, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, निम्नलिखित में से सुमिलित करें। ये भी सुमिलित करना है भैया, ये भी क्या करना है, सुमिलित करना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया हुआ है, इसको भी सुमिलित कीजिए। लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धोलावीरा से क्या मिला हुआ है और बनवाली से क्या मिला हुआ है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लोथल से क्या मिला हुआ है, बताओ। लोथल से जो मिला हुआ है जूता आपको नहीं, गोदीवाड़ा मिला हुआ है। फिर कालीबंगा से बताओ, धोलावीरा से तो आपको पता ही है कि 3 दुर्ग में विभाजन ये आपको, और क्या मिला हुआ है। फिर बनवाली से बताओ, जूता हुआ खेत। फिर पूछे कौन से, कालीबंगा, पक्की मिट्टी की हुई, नहीं यहां पर देखो, एक मिनट, जूता हुआ खेत नहीं, ये जो बनवाली से तो हल मिला है ना, पहले ही स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि बनवाली से क्या मिला हुआ है, ये 3 हो जाएगा ना, इसका डी का हो जाएगा 3, बनवाली से हल ना मिला हुआ है, ठीक ना। क्या दिक्कत है, ठीक लगा रहे हो आप लोग। अब ये यहां पर जो होगा, धौलावीरा से क्या मिला हुआ है, 3 दुर्ग में विभाजन मिला है, अब सही हो जाएगा। लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है, ठीक ना। तो ध्यान से क्वेश्चन लगाना होगा। बनवाली से तो आपको क्या मिला हुआ है, हल मिला हुआ है, बस इसको ही पकड़ लेते तो तुम लोग आंसर लगा देते, इसको ही, इसका यानी कि डी का 3। देखो कोई भी इसमें से स्टेटमेंट पकड़ो और 2 स्टेटमेंट पकड़ो, तो डी का यहाँ पर 3 कौन दे रहा है, यहाँ पर देख लो, डी का आंसर क्या दे रहा है, 3 दे रहा है डी का, तो डी का 3 दे रहा है। ये देखो इसमें भी दे रहा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन में भी दे रहा है, डी वाला भी ऑप्शन में दे रहा है, ठीक। फिर एक और पकड़ लो कोई, जैसे लोथल, कहां से, लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि फर्स्ट का आपको जो ए का 2 होगा, ए का 2 होगा तो यहां से निकल कर आ जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के, चलो बताओ इसमें से कौन सा देखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तो तुम लोग पढ़ लिए हो, और फिर से पढ़ना मन से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये आपको बताना है, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगा, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तु के अलावा। बीसी सी बात है कि पक्की ईंट के बनी हुई उस समय की जो सभ्यता है उसमें सबसे उन्नत सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पक्की ईंटों का उपयोग करती थी। और आपको जो होता है ग्रिड पद्धति का भी इसमें उपयोग किया जाता था, यानी ग्रिड पद्धति का उपयोग कहने का मतलब कि चौकोर टाइप का घर बनाया जाता था। घर की जो खिड़कियां होती थी, दरवाजे, वो आपको पीछे की तरफ खुलते थे, कुछ अपवाद स्वरूप छोड़कर, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 49, देखो हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जो जगह होती थी किसके लिए जानी जाती है, जो गढ़, अभी भी देखोगे हम लोग यहाँ गांव में गढ़ बोला जाता है, चले गए गढ़ पर घूमे, और ज्यादातर जो मंदिर बना होता है गढ़े पर बना होता है, ठीक ना। तो गढ़ किसके लिए आपको प्रसिद्ध होता था, ये आपको बताना है, गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध होता था। ये गढ़ पहले के जो लोग होते थे, जो धनिक मनिक लोग होते थे, जो ऊपर दुर्ग पर रहते थे, गढ़ पर रहते थे, यानी यहाँ उच्चतर वर्ग के लोग रहते थे। गांव में अभी भी गढ़ होता है, लेकिन अब उसे मंदिर के लिए दे दिया जाता है, यानी कि सभी के लिए खोल दिया जाता है, पूजा स्थल हो जाता है, वो ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, कौन से हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। इसमें से कौन सा हड़प्पा नगर था। अक्सर देखो कि सभी जो हड़प्पा के नगर है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के, वो 2 भागों में विभक्त होते थे, लेकिन इसमें से बताना है कि कौन से नगर था कि जो कि आपको 3 भागों में विभक्त था। इसका नाम था धौलावीरा, इसका क्या नाम था, धौलावीरा था, इसे याद रखिएगा। उन्नत यहाँ पर जल प्रणाली का साक्ष्य मिला हुआ है, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, ये देखो ऑस्कर पुरस्कार, ये देखो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। सो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला का आपको नाम बताना है, क्या दिक्कत है। 51 लगाओ, ठीक है। ये कौन थी, भानु अथैया थी, भानु अथैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर नाम आपका डी हो जाएगा। और महिला पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली एकल खिताब जीतने वाली महिला कौन सी है। यानी कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली एकल का खिताब जीतने वाली महिला कौन है, भारत की पहली महिला जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल खिताब में अपना जो भारत की प्रथम महिला थी, जीती थी, ये आपको बताना है। अभी ये ज्यादा दिन तो हो नहीं रहा है, ज्यादा साल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। उस समय के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी ये बन चुकी थी पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। ओलंपिक जो होता है ना, उसमें कुश्ती में दिखी थी सबसे पहली महिला का नाम बताना है। यानी ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम बताना है। कुश्ती में जीती थी, आराम से क्वेश्चन लगा देना। कुश्ती में सबसे पहले जो जीता था, ये किसने जीता था, महिला में आपको पूछ रहा है। बहुत अच्छा, ये हो जाएंगे साक्षी मलिक। कौन हो जाएंगे, साक्षी मलिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साक्षी मलिक।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? सो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री का आपको नाम बताना है। ठीक, केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? आपको नाम बताना है। सो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी, बनी थी ये सुशीता कृपलानी बनी थी। आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया था, यानी कि ये मंत्री जो बनाए थे कैबिनेट स्तर के नहीं बनाए थे। ये दूसरी सुशीता कृपलानी थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और यूपी के सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। और ये थी किसकी? आपको पत्नी थी, तो जेपी कृपलानी की पति थी, याद रखिए, जेपी कृपलानी की पति भी थी, पत्नी थी, माफ करना, पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 लगाइए। ये कौन थी? ये पुनीत अरोरा, पुनीत अरोरा भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। ये सभी तुम लोग लूसेंट या क्राउन में पढ़े होगे, अब नहीं पढ़े हो तो तुम्हारा ये दुर्भाग्य की बात है, हमने होमवर्क दिया था। चलो यहां से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन जो बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 10 के पावर क्या होता है? -6 मीटर के बराबर होता है। और इसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे ही हम लोग mm में लिख सकते हैं कि 0.001 mm लिख सकते हैं। इसे mm में लिखना है, माइक्रोमीटर में जो लिखना है ये 0.001 आपको लिख सकते हैं इसे माइक्रोमीटर में। डी इसके आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 देख लो, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक का आपको नाम बताना है, यानी कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक का नाम पूछ रहा है, तापमान का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक को कब अपनाया गया है? 1971 में अपनाया गया, ठीक ना। सो टेम्परेचर जो है ये 7 क्वांटिटी में इसका भी नाम आता है, जो कि मूल आपको मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक इसमें आपको नाम आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। जूल जो होता है ये जूल होता है या अर्ग होता है। अर्ग तो सीजीएस मात्रक हो जाता है किसका? वर्क का, यानी कि ऊर्जा का भी हो सकता है। और आपको जूल भी ऊर्जा का या वर्क का होता है, आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। क्वेश्चन 58 देख लो, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम बताना है जो विभवांतर मापता है। विभवांतर, ठीक, ये आपको बताना है। इसका 58 क्या होगा? तो विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाएगा ये आपको बताइए। बहुत अच्छा। विभवांतर जो मापन किया जाता है वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है, वोल्टा नहीं वोल्ट मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर द्वारा मापन किया जाता है। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट मीटर द्वारा मापन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है ये इसमें किसका मापन होता है? एंगस्ट्रॉम जो मापा जाता है ये किससे मापा जाता है बताओ? इसमें एंगस्ट्रॉम जो मापा जाता है ये किसका मापन होता है? एंगस्ट्रॉम जो मापा जाता है तरंगधर यानी वेवलेंथ को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। सबसे अधिक तरंगधर लाल का होता है, सबसे अधिक किसका होता है? लाल का, सबसे कम बैगनी का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, टोकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टोकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? ये क्वेश्चन आई थिंक इधर कोई एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन, हाँ बीपीएससी जुडिशरी का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था बीपीएससी जुडिशरी में, यानी कभी जो 32वीं बीपीएससी जुडिशरी है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि टोकोमीटर किसको मापता है? तो ये चाल को मापा जाता है। किसका मापा जाता है? टोकोमीटर द्वारा है, ये चाल को मापा जाता है, ठीक, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखो, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था ये आपको बताना है। सो प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है और प्रकाश की चाल जो होती है 10 के पावर यहां पर देखोगे 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। और ये याद रखिएगा अगर ये किलोमीटर में दे तो 10 के पावर आप देखिएगा क्या हो जाता है, या 5 हो जाता है। 5 आपको जो होता है किलोमीटर हो जाता है, प्रति सेकेंड होता है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। और ये रोमर ने किया था कि सबसे पहले प्रकाश का जो मापन किया गया था रोमर द्वारा किया गया था, इसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखो, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है, ठीक। इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रकाश के लिए। क्वेश्चन 62 देखो, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी इकाई है ये आपको बताना है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी इकाई है? लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा। बहुत लोग नींद मारने लगते हैं जब देखने लगते हैं कि हमारे हाथ से निकल गया क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया, तो वो चल देते हैं सोने के लिए भी। बट ये कब तक चलेगा? ऐसे थोड़ी ना चलने वाला है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा कोई भी हाल में। आज करो चाहे कल करो, तो इससे बढ़िया है आज ही करो, कल पर क्यों आधारित रहोगे। तो क्या होता है, एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? एक लाइट ईयर बराबर जो होता है ये क्या होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये इसका क्या हो जाता है? ये आपको मीटर में होता है, यानी कि ये जो है दूरी का मात्रक है। क्या हो जाएगा? ये आपको दूरी का मात्रक हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे मात्रक होता है 1 पार्सेक, यानी पार्सेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 3.08 इंटू 10 के पावर
16 मीटर जो होता है ये होता है 1 पार्सेक बराबर होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और ये जो 1 पार्सेक होता है इसके कितने गुना के बराबर होता है, तो 3.26 गुना जो होता है वो बड़ा होता है कौन, पार्सेक जो है प्रकाश वर्ष से। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो तुम लोग लगा लोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63 देख लो। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। छोटा सा समय है उसको मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है आणविक घड़ी। आणविक घड़ी है इसका आपको जो प्रयोग किया जाता है, बहुत छोटे समय को मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आणविक घड़ी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो। एक फेमटो के बराबर होता है, एक फेमटो कितने के बराबर होता है ये आपको बताना है। सो एक फेमटो जो बराबर होता है, लगाइए क्वेश्चन कितने के बराबर होता है, 64। एक फेमटो, ये सभी तुम्हारे लूसेंट से ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि दूर से। एक फेमटो जो होता है ये देखोगे 10 के पावर जो होता है इसे 15 मीटर के बराबर होता है। और ये क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है ये किसका वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू जो होता है ये होता है आपका किसका, नाभिक का वैल्यू होता है। ठीक, तो इसे फर्मी में भी मापा जाता है, क्या होता है, फर्मी फेमटो। ठीक ना, तो 10 के पावर -15 मीटर ये हो जाता है। ठीक, और यही पूछे कि आपको जो परमाणु का आकार होता है, ये तो नाभिक का आकार हुआ लगभग, परमाणु का आकार जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। मतलब ए नहीं होगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो आपको एक फेमटो बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई क्या है। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई आपको बताना है। यहाँ देखो नाभिकीय मात्रा की इकाई कौन हो जाएगी, किसी रोगी को जो दी जाती है, यानी नाभिकीय मात्रा की जो इकाई होती है ये कौन सी, रोगी को किस में नाभिकीय चीज दिया जाएगा, तो वो किस में दिया जाएगा, सो रोएंटिजन। रोएंटिजन ने किसकी खोज किया था, रोएंटिजन ने आपको खोज किया था एक्स किरण की, और इसी मात्रा में इसको दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ये आपको बताना है, इसमें से किसकी कोई इकाई नहीं है, इसकी कोई इकाई नहीं है। ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी चीज सापेक्ष अगर तुम ज्ञात करोगे, सापेक्ष चाल मतलब कि चाल का डिफरेंट बटा में ओरिजिनल चाल, यही तो सापेक्षता होता है ना। तो निम्न में से किसकी कोई आपको इकाई नहीं है, तो सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व का क्या होगा, कोई इकाई नहीं होता है। जहां भी सापेक्ष आ जाता है यानी किसी से कंपेयर करोगे और उसी से वो डिवाइड करोगे तो इसी से बातें सभी कट जाएगा। 66 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो। चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये तुमको चुंबक में भी पढ़ने को मिलेगा, यानी जब आपको मैग्नेटिक पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, मैग्नेट पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक पढ़ोगे, उसमें भी ये चीज मिलने को मिलेगा। चुंबकशीलता का आपको मात्रक बताना है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ये लगाइए। स्वतंत्र रूप से चुंबक को छोड़ दिया जाए तो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव उसका देखोगे इंडिकेट करने लगती है। तो ये देखोगे हेनरी प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक होता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी मात्रक होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। इसे बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये तीनों को एक ही जैसा आप लिख सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखो। ओडोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। जो ओडोमीटर है इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, ठीक। सो ओडोमीटर का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है, लगाइए क्वेश्चन क्या दिक्कत है। तो ओडोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है ये दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक। ये किसके लिए किया जाता है, दूरी का मापन के लिए किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, डी। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। निम्नलिखित में से श्यानता गुणांक की इकाई कौन है। विस्कोसिटी, आपको विस्कोसिटी गुणांक का मात्रक आपको बताना है, श्यानता की आपको बताना है। श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है इसमें बताइए। श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है, श्यानता की आपको मात्रक पूछ सकता है इसमें तो हो जाती है पॉइजली। पॉइजली इसे बोला जाता है, पॉइजली। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। ये सभी आपके दिया हुआ है बुक में, यानी कि लूसेंट और क्राउन में पढ़े होंगे तो आराम से लगा रहे होंगे। क्वेश्चन 70 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म की इकाइयां समान। वैसे विस्कोसिटी जब पढ़ोगे तब पर भी वहां पर ऐसा क्वेश्चन करने को मिलेगा फिजिक्स में, जब कराया जाएगा उस समय भी। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयां समान है, कार और ऊर्जा। आराम से लगा लोगे, पहले ही ऑप्शन पकड़ दोगे भैया। कार का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो पहले ही यहाँ पर आंसर मार दोगे। बल का न्यूटन होता है, कार का जूल होता है तो मिलेगा नहीं। शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, ये भी नहीं मिलेगा। दाब का पास्कल, बल का न्यूटन नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। कार का भी और ऊर्जा का भी सेम ही मात्रक होता है, जूल होता है। क्वेश्चन 71 देखो। विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या होता है। विद्युत विभव जो है इसकी एसआई इकाई क्या होती है ये आपको बताना है। सो विद्युत विभव जो है इसकी एसआई इकाई का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 लगाइए, क्या दिक्कत है। तो विद्युत विभव की एसआई इकाई जो होती है ये होती है वोल्ट। विभव की क्या होती है, वोल्ट ही में मापा जाता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, वोल्ट।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 1 किलोवाट घंटा जो होती है, देखो कोई भी चीज में वाट में अगर घंटा लग गया, किलोवाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक है, वाट किसका है, शक्ति का मात्रक है, बट इसमें सेकेंड जुड़ जाए, घंटा जुड़ जाए, मिनट जुड़ जाए, यानी गुणा कर जाए तो वो हो जाता है ऊर्जा का मात्रक। ठीक, तो 1 किलोवाट घंटा को क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा मतलब कि हमको 1 किलोवाट अगर लिख लो, 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट हो जाएगा। इसको घंटा से गुणा कर लो, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, सेकंड से तो निकालोगे ना, तो 1 घंटा में देखो 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में आपको देखोगे 1 मिनट में आपको मतलब सेकंड होता है, मतलब 60 को, तो यहाँ पर देख लो 1000 यहाँ पर लिख लो, 1000 लिख लो, और गुणा यहाँ पर छछा के 36 से कर लो, छछा के 36, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर आपको 3 गो जीरो है, टोटल 5 गो जीरो होता है, बट यहाँ पर कैसे इसे लिखा जाता है, तो 3 पॉइंट आपको लिख दिया जाता है, क्या हो जाता है 6, यानी 3.6 लिया जाता है, इंटू आपको एगो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, जब पॉइंट यहाँ पर लगाए हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट आपको 6 इंटू 10 के पावर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो लगा लो आंसर आराम से, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। और 1 किलोवाट को क्या बोला जाता है, घंटा नहीं, 1 किलोवाट को 1 यूनिट बोला जाता है, जो तुम्हारा बिजली का बिल आता है ना, वो यूनिट के रूप में ही आता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो 73 देखो, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग, पदार्थ की मात्रा 7 बेसिक यूनिट जब पढ़े होगे आप लोग, तो उसमें दिया हुआ है कि इसमें देखिए है कि पदार्थ की मात्रा हम किस में मापेंगे, तो मोल में मापेंगे, किस में मापेंगे, तो मोल में मापेंगे। ठीक ना, ये आपको पढ़े होंगे, तो बेसिक सी बात है, वहीं से क्वेश्चन ये बना हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन 74 देख लो, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। जो दूध होता है तुम्हारा, जो मिल्क होता है, मिल्क, ये दूध जो होता है, इसकी शुद्धता, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। देन दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर द्वारा। दूध जो है ना, ये बैलेंस फूड तुम्हारा नहीं है, यानी कि संतुलित आहार नहीं है। डॉक्टर जब भी तुमको दूध पीने के लिए कहेगा तो दूध के साथ ये भी बोलेगा कि हरा सब्जी भी खाया करो। क्या होता है कि दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं मिलता है, ठीक ना, इसीलिए इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है, बाकी सभी चीजें दूध में मिलता है। ठीक ना, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और आज का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। सो टेलीफोन का आविष्कार, टन टेलीफोन का जो आविष्कार किया गया था, वो किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा। एल्वा एडिसन जो है ये बल्ब का आविष्कार किए थे, गैलीलियो जो है दूरबीन का आविष्कार किए थे, गैलीलियो दूरबीन, और मार्कोनी जो किए थे आपको रेडियो का आविष्कार किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलो यहाँ पर तुम्हारा खत्म होता है। और ये देखो टोटल मैंने आप लोगों को 75 क्वेश्चन कराया, कैसा लगा जरूर बताना। आज का फर्स्ट क्लास था, थोड़ा आपको बोर महसूस हुआ होगा, पता नहीं कैसा महसूस हुआ, आप लोग बताओ कमेंट कर कि कैसा आपको लगा। और ऐसा ही मैं आपको सेशन स्टार्ट करता हूं तो हर चैप्टर को हर तरीके से ख़त्म कराया जाता है। देखो सक्सेस मिलना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करोगे ना तो बहुत बेहतर होता है। डायरेक्शन देने वाले का काम बस डायरेक्शन देना होता है, तुम्हारे हाथ पकड़कर कोई नहीं पढ़ाएगा, बस तुम थ्योरी पकड़कर नहीं कोई भी चीज़ पास कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने की चीज़ नहीं होगी, तो ये जरूरी होता है। बताओ कैसा लगा। 7 रॉन्ग हुआ मेरा गुरुजी सनी कुमार, बहुत अच्छा। प्रिंस कश्यप, मजा आ गया। ठीक, शोभा एकदम मस्त। गौतम, बुक पढ़ने का तरीका पढ़ा है। देखो तुम्हारे मन में यही लग रहा होगा ना कि हम बुक पढ़े, बुक में कुछ नहीं आ रहा है तो बस उसको छोड़ दे। नहीं, छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ कैसे सकते हो तुम लोग, हमको ये ना समझ में आता। छोड़ना कैसे है, बुक का एक ही चीज को क्या करो 20 बार पढ़ो, ठीक ना, जब तक समझ में नहीं आता। एक ही